Hey students, this is Bindu from Bindu Education Castle. Today I am going to explain second chapter of An Alien Hand, that is Bringing Up Kari, written by Dhan Gopal Mukherjee. ये एक बेबी एलिफेंट की कहानी है, यानी हाथी के बच्चे की कहानी है, जिसका नाम है कारी, जो सिर्फ 5 महीने का है और नैरेटर जो कहानी सुना रहा है वो 9 साल का बच्चा है। वही कारी की देखभाल करता है। कारी बहुत प्यारा है, इनोसेंट है और शरारती भी है। एक बार वो एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है। क्या होता है, कारी को क्या करना पड़ता है, ये जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिंगिंग अप कारी। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was. कारी एलिफेंट 5 महीने का था जब वो मुझे देखभाल करने के लिए दिया गया और मैं 9 साल का था, और अगर मैं अपने पंजों के बल खड़ा हो जाता तो भी उसकी पीठ तक पहुंच पाता था। और लगभग 2 साल तक वो मुझे उतना ही ऊंचा लगता रहा, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए। इसलिए मुझे कभी इस बात का पता नहीं चला कि वो कितना लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. पवेलियन बोलते हैं शेड को जहाँ वो रहता था। थैच्ड रूफ होता है घास फूस की छप्पर, और थिक ट्री स्टम्प्स का मतलब है पेड़ के मोटे तने। तो जहाँ पर कारी रहता था वो शेड, उसके ऊपर थैच्ड रूफ डली हुई थी, मतलब घास फूस का छप्पर था जो कि मोटे पेड़ के तनों पर टिका हुआ था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कारी जब वहाँ पर अंदर घूमे और इनसे टकराए तो वो छप्पर गिर ना पड़े। बम्प्ड का मतलब होता है टकराना। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। कारी ने सबसे पहला काम जो किया वो एक बच्चे की जान बचाना था। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। च्यू का मतलब होता है चबाना। तो कारी ज़्यादा नहीं खाता था, पर उसको खेलने के लिए और चबाने के लिए लगभग 40 pounds ट्विग्स की ज़रूरत होती थी। ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। रोज़ मैं उसको मॉर्निंग में, सुबह के समय, नदी पर लेकर के जाता था नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो वहाँ नदी के तट पर रेत पर लेट जाता था और मैं साफ़ रेत से उसकी बॉडी को रब करता था लगभग 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। पानी से बाहर आने के बाद उसकी स्किन बिल्कुल एबोनी की तरह चमकती थी। एबोनी बोलते हैं आबनूस की लकड़ी को, जो डार्क ब्लैक कलर की होती है। और वो खुशी से चिल्लाता था, चिंघाड़ता था जब मैं उसके पीठ पर पानी डालता था। स्क्वील मीन्स क्राई और ट्रम्पेट, चिल्लाना या चिंघाड़ना। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. उसके बाद मैं उसको कान पकड़ के ले जाता था, क्योंकि हाथी को ले जाने का ये सबसे सरल तरीका होता है, और उसके बाद उसे ले जा कर के जंगल के छोर पर या किनारे पर छोड़ आता था। एज बोलते हैं किनारे को या छोर को। उसके बाद मैं वापस आता था और उसके लिए कुछ टेस्टी ट्विग्स, टेस्टी टहनियाँ इकट्ठी करता था। लशियस मतलब होता है टेस्टी। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. हैचेट बोलते हैं छोटी कुल्हाड़ी को। हमें उसके लिए लकड़ी काटने के लिए एक शार्प कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. उसके लिए आधा घंटा लगता था उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने के लिए, क्योंकि अगर टहनी सही नहीं कटी, टेढ़ी मेढ़ी हुई, तो एलिफेंट उसे टच भी नहीं करेगा। म्यूटिलेटेड मीन्स इन बैड शेप,
टेढ़ा मेढ़ा होना। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। सैपलिंग्स बोलते हैं न्यू प्लांट्स को या पौधों को। तो कारी के लिए टहनियाँ और नए पौधे इकट्ठे करना कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। डेलिकेट एंड टेंडर बोलते हैं नर्म और मुलायम टहनियों को। तो मुझे सब तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं कारी के लिए नर्म और मुलायम टहनियाँ तोड़ सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. Kari बरगद के पेड़ की टहनियाँ खाने का बहुत शौकीन था। बरगद का पेड़ जो कि एक चर्च की तरह बढ़ता था, उसके पत्ते और ब्रांचेस वैसे ही फैलते थे जैसे कि कोई चर्च हो। तो एक दिन मार्च के महीने में जब बसंत ऋतु थी, मैं कारी के लिए लकड़ियाँ तोड़ रहा था। तभी मुझे अचानक कारी के चिल्लाने की आवाज़ आई। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट। क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी आवाज़ हाथी के बच्चे जैसी ही थी। आई थॉट somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. मैंने सोचा कि शायद कोई उसे चोट पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है, तो मैं जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और दौड़ करके जंगल के उस छोर तक, उस किनारे तक गया जहां पर मैंने उसे छोड़ा था, पर वो वहां पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने चारों तरफ उसे देखा पर मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। मैं पानी के किनारे तक गया और मैंने देखा कि कोई काले रंग की चीज़ पानी की सतह पर यानी कि सरफेस पर फड़फड़ा रही है। देन इट रोज़ हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और फिर वो चीज़ ऊपर को उठी और मैंने देखा कि वो मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मैंने सोचा कि शायद वो डूब रहा था। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. मैं मजबूर था, हेल्पलेस था, क्योंकि मैं पानी में कूद करके उसको बचा नहीं सकता था। वो बहुत भारी था और मुझसे बहुत ऊंचा था। वो 400 पाउंड्स का था। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. पर जैसे ही उसकी नज़र मुझसे मिली, उसने ज़ोर से ट्रम्पेट किया, उसने ज़ोर से चिंघाड़ा और किनारे तक आने के लिए संघर्ष करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और कारी ने ट्रम्पेट करते हुए किनारे पर आकर के मुझे पानी में धक्का दे दिया और जैसे ही मैं नदी में गिरा, मैंने उसकी तली में एक लड़के को पड़े हुए देखा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट। हालांकि वो उसने नदी की तलहटी को टच नहीं किया था, पर वो पानी में तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। मैं सांस लेने के लिए पानी के सरफेस पे आया, सतह पर आया, तो मैंने देखा कि कारी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसने अपने पैर नदी किनारे रेत में जमा रखे थे और उसकी सूंड आगे फैली हुई थी, जो एक हाथ की तरह मुझे सहायता करने के लिए आगे बढ़ी हुई थी। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. Dragging means pulling, खींचना। तो मैंने दोबारा से डाइव किया, डुबकी लगाई पानी में और उस लड़के को, डूबते हुए लड़के को मैं ऊपर खींचकर सरफेस तक लाया। पर क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, तैराक नहीं था, तो मैं किनारे तक उसको लेकर नहीं आ पाया और जो पानी का करंट था, धारा थी, वो भी मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. Drift कहते हैं बहने को, slow and ponderous means होता है धीमा और भारी, darted means quickly, hawk बोलते हैं बाज को। जब कारी ने देखा कि हम पानी में बहने लगे,
तो वो जनरली, जो कि बहुत ही धीमा था, भारी भरकम था, तेज़ी से बाज की तरह आगे बढ़ा और पानी के अंदर आधी दूरी तक आ गया और उसने अपनी सूंड हमारी तरफ बढ़ाई। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया सूंड पकड़ने के लिए, पर वो स्लिप हो गई, फिसल गई। I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. मैं फिर से पानी में डूबने लगा, पर इस बार मैंने देखा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, तो मैंने अपने पैरों को डबल किया और नदी की तलहटी में पैर से किक किया और एक तीर की तरह ऊपर की तरफ तेज़ी से आया। मैं ये भी भूल गया कि मैंने उस डूबते हुए लड़के को भी अपने हाथ से पकड़ रखा था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। जैसे ही मेरा शरीर पानी में ऊपर की तरफ आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गर्दन के पास कोई रस्सी सी लिपटी हुई है। दिस फ्राइटेंड मी, और मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मुझे लगा कि शायद कोई पानी का जानवर मुझे निगलने वाला है। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। तभी मुझे कारी की आवाज़ सुनाई दी और मैं समझ गया कि वो उसकी सूंड थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। उसने हम दोनों को किनारे की तरफ खींच लिया। कारी वॉज लाइक अ बेबी। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कारी बिल्कुल बच्चे की तरह था। उसको अच्छा होना सिखाना पड़ता था। अगर वो शैतानी करे और आप उसे नहीं टोकें तो वो और ज़्यादा शैतान हो जाता था। फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some bananas to eat. उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसको कुछ केले खाने के लिए दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज। राइप बनानाज मतलब पके हुए केले। जल्दी ही उसे पके हुए केले खाने का शौक हो गया। वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम लोग डाइनिंग रूम में खिड़की के पास एक बड़ी सी प्लेट रखते थे फलों की। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन टेबल पर रखे हुए सारे बनानास गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, और मेरी फैमिली ने सर्वेंट्स पर इस बात का दोष डाला, ब्लेम किया। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। उसके कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट्स गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। और इस बार वो ब्लेम मेरे ऊपर डाला गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मैं जानता था कि ये काम मैंने नहीं किया था। It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स से और सर्वेंट से बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने ही वो सारे फ्रूट्स लिए थे। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. जब अगली बार फ्रूट्स गायब हुए तो मुझे एक कुचला हुआ बनाना कारी के पवेलियन में, मतलब उसके शेड में, दिखा। This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. इस वजह से मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पर कोई फ्रूट नहीं देखा था, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो तो सिर्फ ट्विग्स ही खाता था, टहनियाँ ही पसंद करता था। Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अगले दिन जब मैं वहाँ बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में और सोच रहा था कि क्या मैं अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना कुछ फ्रूट्स वहाँ से ले लूँ, तभी एक लंबी काली कुछ सांप जैसी दिखने वाली कोई चीज़ विंडो के से अंदर आई और सारे बनानाज लेकर के गायब हो गई। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. मैं बहुत डर गया, क्योंकि मैंने कभी किसी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा कि ये ज़रूर कोई बहुत भयानक सांप है जो कि चुपचाप एंटर होके फल ले जाता है। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house. मैं धीरे से रेंग करके कमरे से बाहर निकला और बहुत डरते हुए उस घर से बाहर भाग गया।
feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. मुझे ये पूरा विश्वास था कि सांप फिर से वापस आएगा घर में, सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम सबको मार डालेगा. As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने कारी की पीठ देखी जो कि अपने पवेलियन की तरफ, अपने शेड की तरफ जा रहा था. क्योंकि मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं उसकी कंपनी चाहता था ताकि मैं थोड़ा सा खुश हो सकूं. आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. मैं दौड़ करके उसके पवेलियन में गया और वहाँ मैंने उसको केले खाते हुए देखा. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. द बनानाज वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम. एस्टोनिशमेंट कहते हैं आश्चर्य को, सरप्राइज को, और स्ट्यून होता है स्कैटर्ड, बिखरे हुए. मैं हैरान खड़ा रह गया और उसके पवेलियन में सब तरफ केले बिखरे हुए पड़े थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. तभी उसने सूंड आगे बढ़ा करके एक केले को उठाने की कोशिश की जो कि उससे दूर पड़ा हुआ था. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीव. तभी मुझे अचानक समझ में आया कि उसकी सूंड काले सांप की तरह दिख रही थी और तभी मुझे महसूस हुआ कि कारी ही चोर था. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not me that had eaten all the fruits these many weeks. तब मैं उसको कान से पकड़ करके खींच करके खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास ले गया और उन्हें बताया कि ये कारी था, मैं नहीं, जो इतने हफ्तों से फ्रूट्स खा रहा था. Then I scolded him for elephants understand words as well as children. उसके बाद मैंने उसको डांटा क्योंकि एलिफेंट्स भी वर्ड्स समझते हैं जैसे कि बच्चे समझते हैं. एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड. विप्ड का मतलब होता है कोड़े मारना, चाबुक मारना. तो अब मैंने उसको बोला कि अगर अगली बार तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन द सर्वेंट्स. वो समझ गया था कि हम सब उससे नाराज़ थे, इवन सर्वेंट्स भी नाराज़ थे. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. वो इतना हर्ट हुआ, उसे इतना बुरा लगा कि उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी चोरी नहीं किया. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और उसके बाद अगर कोई कभी उसे कोई फ्रूट देता था तो वो हमेशा स्क्वील करके, आवाज़ करके उसको थैंक यू बोलता था. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एक हाथी हमेशा गलती करने पर पनिशमेंट पाने के लिए तैयार रहता है, पर अगर आप उसे बिना किसी कारण के पनिश करते हैं तो वो उसको याद रखेगा और आपसे बदला लेगा. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को ये सिखाना पड़ता है कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज़ चलना है और कब उसे धीरे हो जाना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. आप उसे ये चीज़ें वैसे ही सिखाते हैं जैसे कि एक बच्चे को सिखाना होता है. इफ़ यू से धात एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. अगर आप धात कहेंगे उसे और उसको कान से पकड़ करके खींचेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि अब उसे बैठना है. सिमिलरली, इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. वैसे ही अगर आप उसे माली कहेंगे और उसकी सूंड पकड़ करके आगे की ओर खींचेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये उसके चलने का संकेत है या चलने का इशारा है. कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धात. कारी ने सिर्फ 3 लेसन्स में, 3 सबक में ही माली को फॉलो करना सीख लिया, पर उसे धात सीखने में 3 हफ्ते लगे. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. कारी बैठने में अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. और क्या आप जानते हैं कि किसी हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder.
क्योंकि आप जो कि उसकी देखभाल करते हैं वो आपसे लंबा और लंबा होता जाता है। तो जब वो 2 से 3 साल का होता है तो आप उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए लैडर की सहायता लेते हैं, क्योंकि सीढ़ी की सहायता के बिना आप उसकी पीठ तक नहीं पहुंच सकते। इट इज़ देयरफॉर better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time? तो इसलिए बेहतर है कि उसे धात कह करके बैठना सिखाया जाए ताकि आप उसकी पीठ तक पहुंच सकें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर समय सीढ़ी साथ लेकर के तो नहीं चल सकता। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। हाथी को सबसे मुश्किल है सिखाना मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। आमतौर पर उसे 5 साल लग जाते हैं मास्टर कॉल को प्रॉपरली सीखने में। द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड इन हिज ईयर। मास्टर कॉल एक्चुअली एक अजीब सा फुफकारने का और गुर्राने का आवाज़ होता है, जैसे कि कोई सांप और टाइगर आपस में लड़ रहे हों, और आपको ऐसी आवाज़ हाथी के कान में करनी होती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और क्या आप जानते हैं कि जब आप मास्टर कॉल देते हैं तो एक हाथी क्या करता है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। अगर आप कभी जंगल में खो जाते हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, ऊपर कुछ सितारे चमक रहे होते हैं बट बाकी सब तरफ अंधेरा होता है, आप वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक रुके रहने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और तब आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है मास्टर कॉल देना। और जैसे ही आप मास्टर कॉल देते हैं तुरंत हाथी अपने सामने के पेड़ को उखाड़ करके सूंड से फेंक देता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। इससे सभी जानवर डर करके दूर हो जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch। जैसे ही पेड़ धमाके के साथ गिरने लगते हैं, पेड़ पर बैठे हुए मंकी एक डाली से दूसरी डाली पर भागने लगते हैं। You can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all directions below। आप उन मंकीज़ को एक डाल से दूसरी डाल पर भागता हुआ देख सकते हैं चांद की रोशनी में, और नीचे स्टैग्स सब डायरेक्शंस में भागते हैं। स्टैग्स बोलते हैं 12 सिंगे को। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप दूर से टाइगर के गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, वो भी फ्राइटेंड होता है, डरा हुआ होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और उसके बाद एक एक करके एलिफेंट पेड़ को उखाड़ता जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और जल्दी ही आप पाएंगे कि हाथी ने आपके लिए एक रास्ता तैयार किया है जो जंगल से सीधा आपके घर तक जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।